हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर नए दिन और नई क्लास के साथ आप सभी का स्वागत है, वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा और बहुत बेहतर होगा और सभी अपने मकसद के साथ जो भी स्टडी में, जो भी पढ़ाई में हम लगे हुए हैं उसे आप कर रहे होंगे। जो भी क्लासेस हमने लास्ट अपने यूट्यूब चैनल इज़राइल सर जीएस पर की है, उससे हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा होगा और एक तरीका सब लोगों को शायद समझ आने लगा होगा कि किस प्रकार हम जीएस की स्टडी करें, किस प्रकार हम जीएस की तैयारी करें। मेन मकसद हम सब लोगों का, मैं आप लोगों से बार बार पहले दिन से ही बात कर रहा हूँ कि जो भी हमारे न्यूज में टॉपिक चर्चा में होते हैं उन्हीं टॉपिकों से रिलेटेड जीएस को आप कोशिश करें, तैयार करें और इसी उम्मीद से हम तैयारी कर रहे हैं सभी कि जो जनरल अवेयरनेस या हाल फिलहाल की घटनाएं न्यूज में जो चर्चा में आपके टॉपिक है उनसे रिलेटेड आपके टॉपिक कैसे बन जाते हैं। हम लोगों ने लास्ट एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, हम जनरल अवेयरनेस के बहाने जो टॉपिक होगा उसको भी साथ साथ लेकर चलते रहेंगे। जैसा कि अभी पिछले दिनों में हमने कल या उससे पहले दिनों की क्लासों में हम लोगों ने कोप 27 के बहाने एक बड़े अच्छे टॉपिक पर बात करी कि भारत 2070 तक अपने आप को जीरो नेट यानी शून्य नेट अनाउंसमेंट कर देगा। अब उससे रिलेटेड ग्रीन हाउस इफेक्ट का पूरा टॉपिक था, बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा आने वाला एग्जामों में टॉपिक है और सभी लोग मन लगाकर आपकी कोशिश करें कि वो चीजें आपकी कवर हो जाए और रिकवर हो। किसी भी टॉपिक को लेकर यदि आप लोगों की कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है तो प्लीज कमेंट करें और मुझे बताएं। उसी टॉपिक से रिलेटेड हम सॉल्यूशन कोशिश करेंगे कि आप लोगों तक पहुंचाएं और कोशिश करें लोगों तक ज्यादा से ज्यादा हमारा चैनल पहुंचाने की और इसे सब्सक्राइब करने की और शेयर करने, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेशन में इन्वॉल्व हैं लेकिन कम ही लोगों को पता है कि जीएस के पढ़ने का मेन जो तरीका है वो क्या होता है और उन्हीं तरीकों को लेकर शायद हम सब लोग मिलकर कोशिश करें कि लोगों तक आपकी वो बात पहुंचे। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों से आपकी हमारी कह ही रहा हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपकी फॉरवर्ड करें, लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें और उन लोगों तक भी आपकी लाभ पहुँचे तो बहुत अच्छा होगा। कल हम लोगों ने एक सब्जेक्ट आपके स्टार्ट किया था, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो जनरल अवेयरनेस से बनने वाली जीएस होगी उस पर हम पर डे बात करेंगे। कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था और उस टॉपिक का नाम था संविधान, है ना। इंग्लिश में बोल दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। कल हम लोगों ने बात करी होगी कि किसी भी देश के अंदर या किसी भी राज्य के अंदर जो भी व्यक्ति रहते हैं, जो भी वहां रहने वाले नागरिक होते हैं, जो भी व्यक्ति होते हैं, इन व्यक्तियों को कुछ ना कुछ अधिकार जरूर दिए जाते हैं और इन अधिकारों में कर्तव्य भी आपके निहित होते हैं। और जब अधिकार और कर्तव्य किसी भी नागरिक को दिए जाते हैं तो इन अधिकार और कर्तव्यों को एक सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक स्थिति के अनुरूप ढाल दिया जाता है और उन्हीं अधिकार या कर्तव्यों को जब किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है तो इन्हीं अधिकार या कर्तव्यों को जो एक किताब के रूप में, समूह के रूप में इकट्ठा इंक्लूड की गई चीजों को किसी भी देश का बोल दिया जाता है संविधान। कल हमने पढ़ा। कल उसके बाद हमने पढ़ा होगा कि प्रत्येक देश में, चाहे देश कैसा भी है, चाहे वहां राजशाही चलती है या उस देश में तानाशाही चलती है या उस देश में आपकी लोकतंत्र व्यवस्था है या उस देश में आपकी गणतंत्र व्यवस्था है, कैसी भी व्यवस्था है, लेकिन हर एक देश में नागरिकों के पास कुछ ना कुछ अधिकार या कर्तव्य जरूर होते हैं और इन्हीं अधिकार या कर्तव्यों को उस देश का संविधान कह दिया जाता है।
उसके बाद हमने एक वर्ड समझा होगा कल कि इसके अलग आपकी एक व्यक्ति हुए थे, उन्होंने एक आपकी हमारी वर्ड दिया जिसको हम लोग आपकी हमारी संविधानवाद कहते हैं, है ना। एक व्यक्ति हुए और उन्होंने किताब लिखी आपकी टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट। ऑन सिविल गवर्नमेंट आपकी एक व्यक्ति थे जॉन लॉक, उनके द्वारा आपकी किताब लिखी, शायद हमको कल लोगों ने आपकी हमारी सबके बारे में लिखा ही होगा। इन्होंने किताब लिखी और इस किताब में आपकी इन्होंने बताया कि ऐसा होता है कि प्रत्येक देश में संविधान तो है ही है, लेकिन अगर किसी भी देश में सरकार सीमित होती है, सरकार को एक सीमित अधिकार दिए जाते हैं और उस सरकार में व्यक्तियों के पास कुछ ना कुछ अधिकार जरूर होते हैं, तो फिर ऐसी जो स्थिति या सिचुएशन होती है उसको हम लोग आपकी हमारी क्या कहते थे, संविधान बात कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने अपनी पूरी डिटेल में समझाई था। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट आपकी करा होगा कल पहली क्लास में कि संविधान जब किसी भी देश में आपकी हमारी बनते हैं तो वो दो तरीके के होते हैं, एक हमने लिखा होगा लिखित और एक हमने लिखा होगा है। जैसे हमने लिखा कि ब्रिटेन का सबसे पहला अलिखित संविधान है और सबसे पहला पूरी दुनिया का लिखित संविधान राइट वे में कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का है। उसके बाद हम उससे अगले वाले टॉपिकों पर बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि भारत का संविधान कैसे बना और भारत के संविधान को आपकी लिखित बोला जाएगा या भारत के संविधान को अलिखित बोला जाएगा। इसी संविधान वाले टॉपिक में हम अपने YouTube चैनल इजराइल सर जीएस आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करते हैं और अगला एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और इसको आप एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समझें और इससे आने वाले आपके टोटल क्वेश्चनों के बारे में यहां बताऊंगा और सब लोग आपकी हमारे लिखते रहेंगे। आज हम बात करेंगे भारत में पारित अधिनियम के बारे में। भारत में पारित अधिनियम एक्ट इन इंडिया, इंग्लिश में बोला जाएगा एक्ट इन इंडिया, है ना। एक्ट मीन्स अधिनियम होता है। अच्छा कोशिश करना जो मैं समझाऊं, देखो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मैं कह रहा हूं, आपकी हमारी ध्यान से सुनना और इसे अमूमन बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन देखे जाते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। देखो क्या होता है कि जैसे हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो जब तक हमारे देश का संविधान नहीं बना, जब तक अंग्रेजों के द्वारा हमें अपना संविधान नहीं दिया गया, तो तब तक अंग्रेजों के द्वारा भारत पर शासन करने के लिए, जब तक हमारे देश का संविधान नहीं बना, संविधान तो इंप्लीमेंट हुआ आगे सभी जानते होंगे, मैं उसकी डिटेल समझाऊंगा आपको 26 जनवरी 1950 को, लेकिन उससे पहले तक भारत पर अंग्रेजों का शासन था। तो जब तक भारत में संविधान नहीं बना उससे पहले तक भारत पर शासन चलाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा भारत पर शासन चलाने के लिए जो एक कारक, जो एक फैक्टर लाए गए, उन कारकों को आपकी हमारी क्या बोला गया, अधिनियम बोला गया। यानी कि आप ऐसे समझ लो, फिलहाल इंग्लिश में इनको एक्ट कहते हैं, अधिनियम को मैं आगे समझाऊंगा। देखो क्या होता है, जब किसी भी देश में आपकी चीजें संविधान में नहीं होती हैं या उस देश में संविधान नहीं होता है, तो फिर उस देश का शासन जो है वो किसी ना किसी आपकी हमारी एक ऐसे करके मान लो आप किसी न किसी एक तथ्यों के आधार पर चलता है और उन्हीं तथ्यों को आपकी क्या बोल दिया जाता है, अधिनियम बोल देते हैं। अब जैसे करके एक चीज होती है कि भारत पर आपके शुरू में किसका शासन था, अंग्रेजों का। तो भारत में जब अंग्रेजों ने शासन स्टार्ट करना करा तो उन्होंने अधिनियम बनाए। अब यह था कि भारत में जब कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं, संसद था ही नहीं, तो अधिनियम बनाता कौन था? तो अधिनियम भारत में आपकी बनाने का काम करती थी ब्रिटेन की संसद, ये काम ब्रिटेन की संसद होती थी और ब्रिटेन की संसद आपकी कुछ नियम पारित करती थी और उन नियमों को भारत में आपकी सेंड कर दिया जाता था, भेज दिया जाता था, फॉरवर्ड कर दिया जाता था और उन्हें आपकी हमारी भाई ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित की गई जो कारक या फैक्टर होते थे आपके, उनको क्या बोल दिया जाता था, अधिनियम होती है। एक मैं बड़ी अच्छी और बहुत छोटी बात आपके बता के जा रहा हूं, जब किसी भी देश की, जैसे भारत में आपकी हमारी भाई कानून चलाने के लिए या भारत में शासन चलाने के लिए संसद आपकी ब्रिटेन की आपकी हमारी इनको पारित करती थी। तो देखो जब किसी भी देश की संसद में, किसी भी देश की, हमारे देश में आज जैसे हम बात करें या ब्रिटेन की संसद में या आपकी अमेरिका की संसद में,
जब ब्रिटेन, अमेरिका, भारत किसी भी देश की संसद में शुरू में कोई भी किसी भी बात पर कोई तथ्य निर्मित करना हो, किसी भी बात पर कोई तथ्य निर्मित करना हो, तो एक प्रस्ताव लाया जाता है संसद के अंदर, प्रस्ताव। और ये जो प्रस्ताव होता है शुरू में जो लाया जाता है कि हमें मान लेते हैं भ्रष्टाचार पर कानून बनाना है या भारत को जैसे नियंत्रित करने के लिए कानून बनाना है, तो शुरू में जो प्रस्ताव लाया जाता है ना किसी भी देश की संसद में, इस प्रस्ताव को विधेयक कहते हैं। विधेयक इंग्लिश में बोल दिया जाता है बिल। अब ये प्रस्ताव लाया गया तो शुरू में आपकी विधेयक, आप बहुत ज्यादा अखबारों में इस वर्ड को पढ़ते होंगे, तो शुरू में किसी भी देश की संसद में किसी भी तथ्य पर बात रखने के लिए जो एक प्रस्ताव या प्रोसीजर, इंग्लिश में प्रस्ताव को प्रोसीजर बोलते हैं, प्रस्ताव लाया जाता है, उसको क्या कह देते हैं हम लोग, विधेयक। अब जब इस वाले विधेयक को संसद यदि पारित कर देती है, संसद यदि पारित कर देती है, पारित करने का मतलब है उसे अपनी मान्यता दे देती है, जिस भी देश की वो आपकी पार्लियामेंट होती है, संसद होती है, तो जब संसद आपकी पारित कर देती है जो प्रस्ताव लाया गया था किसके रूप में, विधेयक के रूप में, तो इस वाले आपकी हमारी विधेयक को फिर नाम चेंज करके आपकी हमारी क्या रख दिया जाता है, फिर नाम चेंज करके उसका अधिनियम रख दिया जाता है। ये है, देखो अधिनियम कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब ये है, इंग्लिश में इसको एक्ट बोल दिया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करते हैं तो किसी भी देश में किसी भी प्रस्ताव को आपकी हमारी शुरू में विधेयक बोला गया, और विधेयक का ही पारित होने वाला जो रूप होता है उस वाले रूप को क्या कह देते हैं, अधिनियम कहते हैं। तो इसका मतलब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं, संसद का निर्माण भारत में नहीं हुआ था, तो भारत में अंग्रेजों के द्वारा अपना शासन चलाने के लिए जो एक प्रस्ताव पारित किए जाते थे संसद के द्वारा, उन्हीं प्रस्ताव को क्या बोला जाता था, अधिनियम कहते थे। ये है अधिनियम। कितनी आसान है, देखो विधेयक का ही एक पारित हुआ रूप या विधेयक का ही एक आपकी संपूर्ण रूप क्या कहलाएगा, आपकी हमारी एक्ट या अधिनियम कहलाएगा। यानी अगर विधेयक को यहां से मान्यता मिल जाती है तो अधिनियम। अब इन्हीं अधिनियमों की बहुत ज्यादा इस समय चर्चा है, इस समय अखबारों वगैरह में भी हम आए दिन किसी न किसी एक्ट या अधिनियम के बारे में पढ़ते हैं, तो अब उन अधिनियमों के बारे में पढ़ेंगे जो भारत में शासन चलाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा लाए गए। अब देखो एक बात यहां ध्यान से सुनना सारे व्यक्ति मुझे, और इन्हें बातों को लिखा करो जो मैं आपको बताता हूं। देखो शुरू में हम लोग अगर हम बात करें तो भारत में दो प्रकार के अधिनियम लाए गए। एक अधिनियम लाए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन। ईस्ट इंडिया कंपनी, आपने नाम सुना होगा, मैं भी बताऊंगा थोड़ा बहुत। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में पारित अधिनियम, और फिर आपकी हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत से चली गई तो उसके बाद आपकी दूसरे अधिनियम जो लाए गए उन्हें बोला गया था ब्रिटिश ताज के शासन में पारित अधिनियम। ब्रिटिश ताज के शासन में पारित अधिनियम। देखो ऐसे अधिनियम जो हमारे भारत में 1773 से लगाकर और 1853 ईस्वी तक पारित हुए, यानी 1773 से लगाकर और 1853 तक पारित हुए, इन वाले अधिनियम को बोल दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में पारित अधिनियम। और ऐसे अधिनियम भारत में जो 1858 ईस्वी से लेकर 1858 ईस्वी से लेकर 1947 यानी भारत की आजादी तक पारित हुए, इन वाले अधिनियमों को बोल दिया जाता है ब्रिटिश ताज के शासन में पारित अधिनियम, है ना। अब देखो मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने की, शायद आ जाएगा सब लोगों की, आसानी चीजें, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो ऐसा हुआ, आप सभी लोग जानते हो, देखो ऐसा हुआ, इसका नाम है देखो ईस्ट। ईस्ट मीन्स होता है पूरा, इंडिया मीन्स होता है भारत, है ना। यानी कि अंग्रेज जो थे आपके वो ब्रिटेन के रहने वाले, सभी हम लोगों को पता है, इंग्लैंड के रहने वाले। तो अब ये हुआ था, आप सब लोगों को आपकी हमारी थोड़ा बहुत जानकारी होगी इसलिए कि हमारे भारत में जो है पहली बार अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री लगाई 1613 ईस्वी में सूरत में। ये पैड डाउन कर लेना, सूरत में अपनी सबसे पहली फैक्ट्री लगाई अंग्रेज। लेकिन ये वाली उनका स्थायी फैक्ट्री थी। अगर पूछा जाता है आपकी अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत में अस्थायी फैक्ट्री को आपकी अंग्रेज कोठी भी बोलते थे, व्यापारी कोठी। तो अस्थायी फैक्ट्री जो अंग्रेजों ने पहली लगाई थी अपनी, वो आपकी हमारी मसूलीपट्टनम में भी लगाई है, मसूलीपट्टनम।
मसूलीपट्टनम वगैरह ये सारे आपके हमारी तमिलनाडु और केरल के क्षेत्र है वर्तमान इसलिए में आपकी हमारी ये है ना। तो अस्थायी फैक्ट्री उन्होंने लगाई 1611 में। और जब मान्यता मिल गई उन्हें, यहाँ जहांगीर का शासनकाल था, तो उन्होंने अपनी स्थायी फैक्ट्री या व्यापारिक कोठियां आपकी सबसे पहले सूरत में लगाई, लेकिन अस्थायी उन्होंने काम शुरू कर दिया 1611। अब देखो एक बात बताओ, फैक्ट्री या व्यापारिक कोठी जो अंग्रेजों के द्वारा आपकी लगाई गई होगी भारत में आने के बाद, तो इसका मतलब कोई ना कोई व्यक्ति तो है जो इस काम को कर रहा होगा। तो देखो हुआ क्या था, हुआ ये था, अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में 1600 ईस्वी की बात है, 1600 ईस्वी ब्रिटेन में वहां की महारानी हुआ करती थी एलिजाबेथ एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम वहां की महारानी हुआ करती थी 1600 ईस्वी में। तो इसमें एलिजाबेथ प्रथम ने ये कहा कि जो ब्रिटेन के पूर्व में स्थित देश है, देखो ध्यान से सुना है, मैं मैप बनाऊंगा जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, वर्ल्ड का मैप बनाऊंगा मैं सारा आपकी बोर्ड पर, तो उन्होंने कहा था कि जो ब्रिटेन के पूर्व में स्थित देश है, खासकर एशिया महाद्वीप, उन देशों में हम लोगों को व्यापार करना है। उन देशों में हम लोगों को मतलब अंग्रेजों को व्यापार करना है, और अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए कंपनी की जरूरत पड़ेगी, कोई ना कोई एक आपके लोगों के समूह की जरूरत पड़ेगी, लोगों के समूह को ही आपकी कंपनी बोल दिया गया। तो एक व्यापार करने के लिए कंपनी की जरूरत पड़ेगी, और इनके इसी कहने पर, एलिजाबेथ के इसी कहने पर 1600 ईस्वी में भारत में यानी ब्रिटेन के पूर्व में स्थित देशों में व्यापार करने के उद्देश्य से 1600 ईस्वी में सबसे पहले आपकी हमारी सबसे पहले ब्रिटेन में एक कंपनी का गठन किया गया और उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। ये है तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो आंसर आएगा 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना को मान्यता किसने दी, एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में कहा की गई, ब्रिटेन में। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि आपकी इसका मकसद था कि पूरब और जो ब्रिटेन के आपकी पूरब जो इंडिया जो ब्रिटेन के पूरब में स्थित है उसमें व्यापार करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई। और जब 1600 ईस्वी में आपकी इसकी स्थापना की गई थी, उस समय देखो स्थापना तो ब्रिटेन में हुई है, लेकिन इस समय अगर हम भारत में बात करें तो भारत में जिस मुगल बादशाह का शासनकाल था, जिस मुगल शासक का शासनकाल था आपकी हमारी, वो हुआ करते थे अकबर। क्योंकि आप सबको पता है कि अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा है, 1556 टू आपकी 1605, 1605 ईस्वी तक। तो इसके बीच में जो भी काम हुआ होगा वो अकबर के शासनकाल में, लेकिन कोई ब्रिटेन में शासनकाल भारत में गुजर जाता है तो अकबर का मुगल बादशाह हुआ करते थे वो। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। अब इस ईस्ट इंडिया कंपनी को आपकी हमारी भाई नाम देखो क्यों रखा गया, ईस्ट का मतलब पूरा, इंडिया का मतलब भारत में, कंपनी का मतलब आपकी व्यापार करने के उद्देश्य से। अब ये वाली जो कंपनी है भारत में, इस कंपनी को फिर भारत में आपकी भेजना पड़ेगा आप लोगों को, इसको यहां पर साइन करना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ था आपकी हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी को 1608 ईस्वी में सबसे पहले एक व्यक्ति थे कैप्टन हॉकिंस, एक व्यक्ति थे आपकी कैप्टन हॉकिंस है, और कैप्टन हॉकिंस जो है आपकी हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर भारत में आए। अब देखो इधर मैं रफ कर देता हूं, ये चीजें हम पढ़ेंगे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर जब ये भारत में आए 1608 ईस्वी में, तो इनका नाम था कैप्टन हॉकिंस। अब देखो इनका नाम कैप्टन हॉकिंस इसलिए है, कैप्टन आपने नाम सुना होगा, जहाज चलाने वाले व्यक्ति को कैप्टन कहते हैं। तो ये एक जहाज लेकर आए थे, और इस वाले जहाज का नाम था हमारे भारत में जो आया था, इसका नाम था आपकी हेक्टर। अब याद रखना, हेक्टर जो जहाज है भारत में आने वाला ब्रिटेन का सबसे पहला जहाज, और इसी जहाज के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को 1608 ईस्वी में कौन लेकर आया, कैप्टन हॉकिंस लेकर आया। जिस समय कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर और आपके हेक्टर जहाज के साथ आए, तो फिर इस वाली आपकी हमारी इस समय भारत में शासनकाल मुगल बादशाह का हुआ करता था, जहांगीर। उस समय भारत में जो मुगल बादशाह थे, तो जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1608 ईस्वी में, उस समय मुगल बादशाह जहांगीर थे। और जिस समय स्थापना हुई ब्रिटेन में, उस समय मुगल बादशाह की हमारी कौन हुआ करते थे, अकबर हुआ करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर कौन आया, कैप्टन हॉकिंस। इनका नाम कैप्टन इसलिए क्योंकि जहाज को लेकर आए, और जहाज में आपकी जो व्यक्ति सर्वोच्च होता है उसको कैप्टन कह दिया जाता है। ये जहांगीर के शासनकाल में। जब हम मुगल पढ़ेंगे तो मैं कैप्टन हॉकिंस को और भी ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा आपको। और इसी कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में 1611 में और उसके बाद 1613 में कुछ फैक्ट्री आपकी हमारी सर थॉमस रो, इसके बाद आपकी अगला अंग्रेज व्यक्ति जो भारत में आया, इनकी कंपनियों की स्थापना वहां पर की गई।
अब इन आपकी हमारी कंपनियों के बारे में यदि हम लोग आपकी हमारी बात करेंगे तो देखो आपकी हमारी क्या क्या है। अब ये हुआ टोटल ईस्ट इंडिया कंपनी है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यदि हम बात करेंगे तो अब देखो आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास हुआ। अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी देश की हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का होने का मतलब ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब ये होता है कि किसी भी यूरोप महाद्वीप के देश द्वारा स्थापित ऐसी कंपनी जिसका उद्देश्य भारत में व्यापार करना है, उस वाली कंपनी को क्या कहा गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजों ने बनाई है तो अंग्रेजी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मैं कुछ ईस्ट इंडिया कंपनियों के यहाँ नाम लिख देता हूं, सब लोग जल्दी से लिख लेना। अगर देखो पूछा जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तो सब लोग लिखो जल्दी जल्दी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है 1600 ईस्वी में, जिसकी हम अभी डिटेल में बात करके गए हैं। उसके बाद भारत में हुई है भैया आपकी हमारी, इसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है 1602 ईस्वी में। आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दो, डच या होलैंड के जो व्यक्ति होते हैं, जो स्कॉटलैंड के नागरिक होते हैं, उनको डच या होलैंड बोल दिया जाता है। स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के रहने वाले नागरिकों को, स्कॉटलैंड एक देश है यूरोप महाद्वीप में, इसका दूसरा नाम होलैंड भी है। और स्कॉटलैंड या होलैंड के नागरिकों को क्या कहा जाता है? डच। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। इसका भी मकसद भारत में व्यापार करना था। उसके बाद बोला जाएगा आपकी हमारी भैया आपकी अगर बोला जाता है तो एक है आपकी हमारी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है 1616 में। डेनिश का मतलब होता है ऐसी कंपनी जो डेनमार्क देश के लोगों के द्वारा स्थापित की गई भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से। उसके बाद है आपकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी फ्रांस के जो नागरिक थे, फ्रांस की जो सरकार थी, उनके द्वारा इसकी स्थापना 1664 में हुई है। उसके बाद आपकी हमारी एक और ईस्ट इंडिया कंपनी है आपकी हमारी, जिसका नाम है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी है आपकी। स्वीडिश, स्वीडिश का मतलब है आपकी हमारी स्वीडन के आपकी हमारी देश द्वारा स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना हुई है 1731 ईस्वी। तो आप देखो 1 2 3 4 5, इसका मतलब 5 आपकी यूरोप महाद्वीप के देशों ने भारत पर शासन किया है। एक टॉपिक हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे आपकी हमारी भाई, और इस टॉपिक का नाम होगा भारत में आपकी यूरोपीय शक्तियों का आगमन। और यूरोपीय शक्तियों के आगमन में सबसे पहले आपकी हमारी एक ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ और लिखो आपकी एक और है आपकी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है 1498 में 1498 ईस्वी में। सबसे पहले भारत में ये आए राज करने के लिए, उसके बाद डच आए थे भारत में राज करने के लिए, उसके बाद ब्रिटेन वाले आए थे भारत में राज करने के लिए, उसके बाद आपकी हमारी फ्रेंच आए थे, और उसके बाद डेनिश आए थे, और उसके बाद स्वीडिश आए थे। ये यूरोपीय शक्तियों का आगमन है। कभी मैं इस पे बहुत बड़ी डिटेल में हम बात करेंगे। अब देखो ये कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी, अब ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनियों में से जिसकी हम आज बात करने वाले हैं, तो इसका मतलब भारत पर सबसे ज्यादा शासन किन लोगों ने करा? ब्रिटेन वालों ने करा। अब ब्रिटेन वालों ने आपकी जब भारत पर पहली बार शासन करना स्टार्ट करा, तो पहली बार शासन करा था आपकी हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जिसकी हमने डिटेल में समझी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में जो पारित अधिनियम है, इन वाले अधिनियमों को आपकी हमारी क्या बोल दिया जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में पारित अधिनियम। और ये माने गए हैं 1773 से 1853 ईस्वी के बीच। अब पहले हम इन पे बात करेंगे, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन छिन गया। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटेन की सरकार के हाथ में सीधे चला गया, और उसके बाद जो आपकी अधिनियम पारित हुए उन पे हम बाद में बात करेंगे। तो पहले इन अधिनियमों पे बात करेंगे, ठीक है? अब पढ़े ध्यान से और सारे लोग आपके लिखना स्टार्ट करें, हैं? आगे होंगे, उम्मीद करते हैं। अधिनियम और विधेयक में क्या फर्क होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों नाम दिए गए हैं आपकी हमारी इन सभी देशों पे? अब देखो क्या हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में लिखना स्टार्ट करना, या ऐसे करना आपकी हमारी ब्रिटेन के द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में, या लिख लो आपकी हमारी भारत में पारित होने वाला, पहला अधिनियम कौन सा था? पहला अधिनियम कौन सा था? तो इस वाले अधिनियम का नाम है रेगुलेटिव एक्ट 1773। रेगुलेटिव एक्ट 1773 आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में पारित होने वाला या भारत में पारित होने वाला सबसे पहला अधिनियम है।
और इस अधिनियम को जब पारित किया गया था तो इसे पारित किया गया था केवल बंगाल के लिए। उस समय बंगाल का भारत का एक बड़ा सशक्त राज्य हुआ करता था, और इस समय बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था आपकी वोरेन हास्टिंग। ये जरूर आप राइट डाउन कर लें, वोरेन हास्टिंग। बंगाल के गवर्नर जनरल थे आपकी वोरेन हास्टिंग, और इसे पारित किया गया आपकी 1773 में, और वोरेन हास्टिंग आपकी बंगाल के गवर्नर जनरल आपकी बनाए गए 1774 में, है ना। अब यहां ध्यान से सुनना, मैं कुछ बातें आपको पहले इस वाले अधिनियम के बारे में बता देता हूं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में पारित होने वाला भारत में सबसे पहला अधिनियम है। उस अधिनियम के बारे में हम कुछ बातें पहले कर लेते हैं। देखो, पहले इसके बारे में कुछ बातें लिख लो। पहली बात तो यह है कि रेगुलेटिव एक्ट, अभी मैं सारा समझाऊंगा, पहले आप इसके कुछ पॉइंट लिख लो जो एग्जाम में आते हैं। तो रेगुलेटिव एक्ट 1773 में पारित हुआ, और इस देखो पहला पॉइंट है आपकी रेगुलेटिव एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। पहला पॉइंट ये है। अभी मैं गवर्नर और बंगाल के बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बंगाल के पहले गवर्नर जनरल जो है वो कौन बने? वो बने वोरेन हास्टिंग। दूसरा, इस अधिनियम के तहत आपकी हमारी पारित हुआ कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद का गठन। कार्यकारी परिषद को इंग्लिश में बोलेंगे आपकी हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एक कार्यकारी परिषद का गठन होगा, यानी कि कुछ लोग आपकी इसकी सहायता के लिए रखे जाएंगे। और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए पहली बार कार्यकारी परिषद का गठन किया गया रेगुलेटिव एक्ट 1773 के तहत। और पहली बार जब कार्यकारी परिषद बनी तो इसमें 4 सदस्य रखे। इन 4 सदस्यों के मैं इधर नाम लिख देता हूं, ध्यान से सभी लोग लिख लेना। आपकी हमारी एक का नाम है आपकी फ्रांसिस, एक व्यक्ति थे। दूसरे व्यक्ति का नाम है आपकी मानसन, तीसरे व्यक्ति का नाम है बारबोल, और चौथे व्यक्ति का नाम है आपकी क्लियरिंग। देखो यहां ध्यान से सुन लो, यानी कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कार्यकारी परिषद बनेगी, और कार्यकारी परिषद में आपकी कितने लोग होंगे? 4 सदस्य होंगे। 4 सदस्यों में फ्रांसिस, मानसन, बोरवेल और क्लियरिंग आपकी हमारी रखेंगे। ये दूसरा काम हुआ कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कार्यकारी परिषद बनेगी, और बंगाल के गवर्नर का नाम चेंज करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया रेगुलेटिव एक्ट 1773 के तहत। और ये काम हुए, और रेगुलेटिव 1773 के तहत 1774 ईस्वी में सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बने? वोरेन हास्टिंग। उसके बाद आपकी हमारी इसमें तीसरा पॉइंट आप लिखें, और तीसरा पॉइंट आपकी हमारी इसमें यह हुआ कि इसमें ध्यान से लिखें आपकी हमारी सारे व्यक्ति जो है। इसमें तीसरा पॉइंट आपकी हमारी ये होगा कि इसमें तीसरा पॉइंट आप सब लिखें। देखो तीसरा पॉइंट इसमें ये रखा गया था कि भारत में कंपनी के सदस्यों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कि वो अपना स्वयं का बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तीसरा, चौथा पॉइंट इसमें रखा गया था कि भारत में कंपनी के सदस्यों को किसी भी भारतीय से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये इसमें चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लिखें। इसी एक्ट के तहत भारत में सबसे पहले बंगाल के कोलकाता में
फोर्ट विलियम, मैं अभी समझाऊंगा, आप चिंता ना करें उसकी। बंगाल के कोलकाता में फोर्ट विलियम, देखो इसको जरूर ध्यान से लिखना, फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी मीन्स होते हैं राज्य, होते हैं छोटे छोटे राज्य जो होते हैं। प्रेसिडेंसी के सैनिक व असैनिक अधिकार सौंप दिए गए, अधिकार सौंप दिए गए। उसके बाद इसमें आपकी हमारी छठा पॉइंट जो है आपकी हमारी वो लिखना, छठा पॉइंट आपकी हमारी इसमें ये कहा गया कि किसी विशेष मामले में, विशेष मामले में मद्रास व बंबई प्रेसिडेंसी के अधीक्षण की अनुमति भी दे दी, अधीक्षण की अनुमति दे दी, है ना। उसके बाद आप कुछ छठा पॉइंट लिखें इसमें, मैं अभी सबको इनके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। देखो क्या, उसके बाद छठा पॉइंट ये है कि इसी रेगुलेटिव एक्ट के तहत भारत में सबसे पहला सर्वोच्च न्यायालय, सबसे पहला सर्वोच्च न्यायालय 1774 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित किया गया। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपकी कब हुई थी, अगर ये पूछा जाता है तो रेगुलेटिव एक्ट 1773 के तहत 1774 में कहा की गई थी, कोलकाता में। इसी एक्ट के तहत ये हुआ कि इस वाले सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय को इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में कुल 4 न्यायाधीश रखे गए, 4 न्यायाधीश। इनमें 4 न्यायाधीशों में एक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, न्यायाधीश, और 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए, 3 अन्य न्यायाधीश, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय के सबसे पहले आपके मुख्य न्यायाधीश जो बने उनका नाम था सर एलिजा एम्पे। सर एलिजा एम्पे सबसे पहले आपकी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। तो ये रेगुलेटिव एक्ट के तहत आपकी कुल मिलाकर आपकी 6 काम हुए। अब देखो इन्हें मैं आप लोगों को आपकी हमारी समझाऊं, कोशिश करता हूं आप लोगों की कि समझ में आ जाएगा आपकी हमारी, है ना। अब देखो ये आपने सब पेट डाउन कर लिए होंगे, हमें एक एक पॉइंट को लेकर आपकी हमारी इसमें डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि हमें जरूरी ये था कि रेगुलेटिव एक्ट के तहत सबसे पहले आपकी हमारी बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसकी सलाह के लिए कार्यकारी परिषद बनी जिसमें 4 सदस्यों के नाम आपकी हमारी हमने लिख दिए, 4 सदस्य रखे गए। इसी अधिनियम के तहत सबसे पहले कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इसी अधिनियम के तहत आपकी जो फोर्ट विलियम आपकी हमारी क्षेत्र है कोलकाता में, उसका प्रेसिडेंसी का सैनिक और असैनिक अधिकार आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी को, सॉरी आपकी हमारी जो कार्यकारी परिषद है उसको बंगाल में कोलकाता के फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के सैनिक व असैनिक अधिकार किसको सौंप दिए गए थे, आपके गवर्नर जनरल को। ये स्पेशल है, आपके गवर्नर जनरल को सौंप दिए गए। और विशेष मामलों में मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी का अधीक्षण करने की अनुमति भी उसे दे दी गई। तो कुल मिलाकर ये 6 पॉइंट है, ये आपको जरूर याद रखनी है। अब ना आप लोग आपके हमारे ध्यान से अब देखो इन्हें समझो। मैं आप लोगों को आपकी हमारी कोशिश करता हूं, देखो अब बंगाल ही क्यों, क्योंकि उस समय अगर हम भारत में बात करें आपकी, तो सबसे आपकी हमारी ज्यादा जो भारत का आपकी हमारी समृद्ध क्षेत्र था, सबसे ज्यादा जो भारत का आपकी विकसित क्षेत्र हुआ करता था, वो देखो बंगाल हुआ। और मेन रीजन है कि अंग्रेज बंगाल पर अपना अधिकार चाहते थे। तो अंग्रेजों ने क्या करा था, देखो अब आपकी हमारी अंग्रेजों ने क्या करा था, आपको सबको याद होगा। देखो आप लिख लो, पहली बात तो आपको ये बता दो कि बंगाल का, अब यहाँ क्वेश्चन लिख लेना आप लोग आपकी हमारी, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक बूझ लिया जाता है। और अंतिम स्वतंत्र आपकी हमारी जो शासक था आपकी हमारी, वो बंगाल का रहा है मुर्शीद कुली खान। ये बंगाल का अंतिम शासक, नवाब कहते हैं वैसे ही, अंतिम शासक रहा, ये जरूर लिख लेना। अगर ये क्वेश्चन ऐसे भी आता कि बंगाल की स्थापना किसने करी थी, तो मुर्शीद कुली खान आएगा। ये बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक, देखो स्वतंत्र शासक किसलिए बूझ लिया जाता है, क्योंकि एक मुगल बादशाह थे और मुगल बादशाह का नाम था आपकी हमारी फर्रुखशियार।
फर्रुखशियार, ये एक मुगल बादशाह थे। तो जब मुगल बादशाह के फर्रुखशियार थे तो देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि मुगल बादशाह फर्रुखशियार द्वारा बंगाल का अंतिम नवाब किसे बनाया गया था, तो मुर्शीद कुली खान। अब ये अंतिम इसलिए बोल लिया जाता है क्योंकि फर्रुखशियार का जिस समय शासन चला था हमारे भारत में, तो इनका शासन रहा है, आप लिख सकते हैं 1713 से 1719 तक। ये भारत में आपकी हमारी मुगल शासक रहे हैं, क्योंकि औरंगजेब की डेथ के बाद आपकी हमारी 1707 ईस्वी में, सबको याद होगा ना 1707 ईस्वी में औरंगजेब की डेथ हुई। लास्ट ईयर आपके पैट में क्वेश्चन पूछा गया। इनकी डेथ के बाद आपकी हमारी बहादुर शाह सॉरी 1707 से 1712 ईस्वी तक आपकी बहादुर शाह भारत का आपकी शासक रहा, मुगल बादशाह। उसके बाद 1712 से 1713 ईस्वी तक आपकी जहांदार, ये भारत का शासक रहा, और 1713 से 1719 तक फर्रुखशियार। फर्रुखशियार ने बंगाल का अंतिम स्वतंत्र गवर्नर या शासक या नवाब किसे बनाया, मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां आपकी हमारी ये बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक बना। उसके बाद अंग्रेजों का आधिपत्य होना स्टार्ट हो गया, फिर अंग्रेज बनाने लगे थे नवाब, इसलिए बोल दिया जाता है। तो बंगाल की स्थापना किसने करी, इसने करी। अब देखो क्या हुआ, मुर्शीद कुली खां की डेथ जो है वो 1727 ईस्वी में हुई है। अब 1727 ईस्वी में आपकी हमारी इसकी डेथ हो जाने के बाद मुर्शीद कुली खां की जो अगला शासक आपकी हमारी इसका नियुक्त किया गया था, उसका नाम था शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन ये बंगाल का फिर अगला शासक बना 1727 ईस्वी में। अब 1727 ईस्वी से ये 1739 ईस्वी तक रहा। 1739 ईस्वी में बंगाल का फिर अगला शासक बना आपकी अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ये वाला, देखो मैं क्रम से समझा के ला रहा हूं, आपको कोशिश करेंगे। ये 1739 ईस्वी से 1756 तक रहा, और 1756 ईस्वी में फिर बंगाल का शासक बना था, आपने नाम सुना होगा, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ये बंगाल का फिर अगला शासक बना 1756 में। यहां तक आ गया, ये याद रखना। बंगाल का संस्थापक इसे माना जाता है मुर्शीद कुली खां। अंतिम गवर्नर, अंतिम शासक किसने नियुक्त किया, फर्रुखशियार ने। बंगाल की हम बात करें 1727 ईस्वी तक, 1727 से 39 तक, 39 से 56 तक। 56 में कौन बना, सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला जिस समय आपकी हमारी बंगाल का शासक या नवाब हुआ करता था, या अपने उम्मीद कर रहे हैं, लिख लिया करो भाई साहब, या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ये इन चीजों को आपकी हमारी लिखा करो, क्योंकि ये आते बहुत ज्यादा है। अब उसके बाद आपकी हमारी क्या हुआ था, देखो यहाँ कोशिश करना। उसके बाद हमारे भारत में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने सोचा कि जैसे तैसे करके बंगाल में जो शासन नवाबों के हाथ में, उसे हम अपने हाथ में ले लें। तो फिर आप लोगों को पता होगा कि हमारी 23 जून डेट हो सके तो याद रखिए ना, 1757 ईस्वी को भारत में बंगाल का एक क्षेत्र है प्लासी, और ये प्लासी वाला जो क्षेत्र है ना आपकी हमारी, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। प्लासी का जो क्षेत्र है ये पश्चिम बंगाल में, याद रखना, भगीरथी नदी के तट पर है। अब ये मत सोचना कि भगीरथी नदी आपकी हमारी जो गंगा होती है ना, भगीरथी और अलकनंदा, उसके संयुक्त रूप को हम गंगा कहते हैं, ये भगीरथी वो नहीं है, ये अलग है। भगीरथी नदी के तट पर है आपकी हमारी प्लासी जो क्षेत्र है। तो इस प्लासी क्षेत्र में एक मैदान है, और उसका नाम है प्लासी का मैदान। अब प्लासी का मैदान जो है, यहाँ पर अंग्रेजों ने, जो आपकी बंगाल का नवाब हुआ करता था सिराजुद्दौला, इससे कहा कि भैया अब या तो आप युद्ध कर लो, या भारत को आपके अंग्रेजों को बंगाल ऐसी दे दो। तो सिराजुद्दौला ने युद्ध का आपकी हमारी न्योता स्वीकार करा, और सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में, अंग्रेजों के बीच में, ये वाला अंग्रेजों के बीच में एक युद्ध हुआ 23 जून 1757 ईस्वी को, और इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, प्लासी का युद्ध कह देते हैं। अब प्लासी के युद्ध में आपकी बंगाल का आपकी हमारी नेतृत्व सिराजुद्दौला ने करा, और अंग्रेजी आपकी हमारी नेतृत्व करा था रॉबर्ट क्लाइव। मैं आपको देखो कोशिश कर रहा हूँ कि समझ में आ जाए चीजें। रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजों का नेतृत्व करा। अब इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो गई। कभी मैं प्लासी का युद्ध पढ़ा हुआ इसमें, इसके साथ मीर जाफर हुआ करता था, मीर मदन हुआ करता था, कि हमारी यार लतीफ हुआ करता था। इन लोगों ने इसे धोखा दिया, वो खैर अलग बात है, लेकिन सिराजुद्दौला हार गया, रॉबर्ट क्लाइव युद्ध जीत गया। अब जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव युद्ध जीता, बात कब की कर रहे हैं, 1757 ईस्वी में, तो इसका मतलब सिराजुद्दौला का अधिकार बंगाल से खत्म, हटा दिया गया। इसकी जगह फिर मीर जाफर को लाया गया था। तो अंग्रेजों ने क्या करा था, इन्होंने कहा था कि नवाब तो रहेगा, लेकिन नवाब के ही साथ साथ एक बंगाल में व्यक्ति और आपकी हमारी काम करेगा अंग्रेजों का, और जिस व्यक्ति को क्या बोला जाएगा, गवर्नर। ये गवर्नर का इतिहास है। देखो ये गवर्नर से बना। तो बंगाल का सबसे पहला गवर्नर, बंगाल का
सबसे पहला गवर्नर आपकी कौन बना? रॉबर्ट क्लाइव। लिख लेना आपकी। अब बंगाल का रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर 2 बार रहा है, 1757 से 1760 तक रहा है और फिर 1765 से 1767 तक रहा है। ये लिख लियो, 1757 से 1760 और 1765 से 1767। और इसीलिए देखो रॉबर्ट क्लाइव सबसे पहला बंगाल का गवर्नर बना और इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव को ना भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इसे संस्थापक, ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहते हैं आपकी हमारी। अब रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर था और वो भी किसका? बंगाल का। तो अब क्या हुआ? इस बंगाल के गवर्नर की शक्तियों को बढ़ा दिया गया, बंगाल के, है ना। अब जब बंगाल के गवर्नर की शक्तियों को बढ़ाना था ना, तो फिर अंग्रेजों ने एक अधिनियम पारित करा था जिसकी हम बात कर रहे थे, रेगुलेटिव एक्ट 1773। और इस रेगुलेटिव एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर की शक्तियों को बढ़ाने के लिए आपकी हमारी बंगाल के गवर्नर को क्या बोला गया? गवर्नर जनरल बोला गया। और इसी प्रकार बंगाल के सबसे पहले आपकी गवर्नर जनरल जो बने थे, वो अभी हम नाम लिख रहे थे आपकी हमारी, कौन बने हैं? वॉरेन हास्टिंग बने। ये वॉरेन हास्टिंग। और ये आपकी हमारी बंगाल के गवर्नर रहे हैं 1774 से 1785 ईस्वी तक। ये तो बंगाल के सबसे पहले गवर्नर, ये पहली वाली थ्योरी का आपकी हमारी डिटेल हो गई कि गवर्नर और फिर गवर्नर जनरल, लेकिन कौन सा था? बंगाल, और इसमें प्लासी का और बंगाल का पूरा क्षेत्र। ये अब सैनिक और असैनिक क्या होता है? ये इसके अतिरिक्त आने वाले अधिनियम, जैसे आने वाले अधिनियम में कुछ आपके सामने लिख दूं जिन पर हम आपकी क्लास में चर्चा करेंगे, उन अधिनियमों के आप नाम लिख लो। जैसे एक अधिनियम पढ़ेंगे हम रेगुलेटिव एक्ट 1773, कई बार आपको केवल सन बूझ लेता है। एक हम पढ़ेंगे आपकी पिट्स इंडिया एक्ट, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। एक हम पढ़ेंगे आपकी हमारी भाई अधिनियम 1986, सॉरी 1786। एक हम पढ़ेंगे आपकी चार्टर एक्ट 1813, एक इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। एक पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1833, एक हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1853। इन अधिनियमों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रेगुलेटिव हमने कोशिश करी है समझने की, कुछ इसमें चीजें रह गई हैं जिन पर आगे भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन इन अधिनियमों की सब लोग आपकी हमारी सन लिखें, क्योंकि इन पे सब पे मैं डिटेल आप लोगों को समझा के जाऊंगा आपकी हमारी। ठीक है, आज के लिए आप लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा आपकी हमारी सफिशियंट होगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा आपकी हमारी ये चीजें आ रही हैं, तो आप इस वाले टॉपिक को बेट डाउन कर दें और लिख लें। और इसी टॉपिक को हम कंटिन्यूअस करेंगे। संविधान की आपकी सेकंड क्लास है आज हम लोग, और कल हम थर्ड क्लास के साथ इन्हीं अधिनियमों के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।